दिल्ली में बनने वाली जिस केदारनाथ मंदिर की कॉपी को मुख्यमंत्री हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बता रहे थे, वो मंदिर अब नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के विधायक और केंद्रीय मंत्री जिस मंदिर के शिला पूजन में गए थे, उसके निर्माण को रोकने का क्रेडिट भी अब उन्हीं के ही नेता ले रहे हैं। गजब की बात है। गणेश गोदियाल ने राजनीति के बहाने ही सही, लेकिन एक मिसाल पेश की है। गैरसैंण की क्या उपलब्धि रही, इस पर न सिर्फ सरकार को बल्कि विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया है और कर दिया ऐलान कि ये तो मैं नहीं लेने वाला। लेकिन क्या नहीं लेने वाले गोदियाल, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर कीजिए। 10 जुलाई 2024 की तारीख को आप फिर से एक बार याद कीजिए। इसी दिन दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का शिला पूजन या फिर शिलान्यास किया गया था। कहा गया था कि असली वाले केदारनाथ धाम से यहाँ पर शिला को लाया गया है और जो लोग केदारनाथ की कठिन परिस्थितियों में जाकर के केदारनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पा सकते हैं, वो दिल्ली के बुराड़ी में आकर ही दर्शन कर सकते हैं दिल्ली में बनने वाले इस मंदिर में। इस मंदिर को बनाने वालों ने कल ये कहा है कि अब ये मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान बताने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। इस मंदिर के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया गया था जिसका नाम था केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट। अब ये एक फ्रेंचाइजी टाइप प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में जो मंदिर बन रहा है वो केदारनाथ की ही एक फ्रेंचाइजी है। ये भी प्रचार प्रसार किया गया और बताया गया कि केदारनाथ में तो सिर्फ 6 महीने ही दर्शन होते हैं, लेकिन दिल्ली के बुराड़ी में बनने वाले इस मंदिर में 12 के 12 महीने दर्शन हो पाएंगे। शिला पूजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा और 2-4 बीजेपी के विधायक भी पहुंच गए। उससे ये भ्रम और भी ज्यादा मजबूत हो गया कि क्या ये असली वाले केदारनाथ धाम की ही एक फ्रेंचाइजी है, क्योंकि इसमें तो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए हैं और उस वक्त उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बाबा केदार के इस मंदिर निर्माण की शुरुआत होने पर आपको बधाई देता हूं। ये मेरा भी सौभाग्य है कि संतों के सानिध्य में मुझे भी आज इस शुभ अवसर पर साक्षी बनने का मौका मिला है। सुरेंद्र रौतेला और महेश जीना का विशेष आग्रह था, जिसके बाद सीएम वहां पर पहुंचे थे। सुरेंद्र रौतेला ट्रस्ट के उस समय अध्यक्ष थे और महेश जीना बीजेपी के विधायक हैं सल्ट से। सीएम ने कहा था कि यहाँ पर बाबा केदार का मंदिर बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही शुभ कार्य है। उसी दौरान जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के 5 जवान भी शहीद हुए थे, आपको याद होगा। और जिस दिन शिलान्यास हुआ उससे पहली रात को केदारनाथ के विधायक शैला रानी रावत का भी निधन हुआ था। भाषण में मुख्यमंत्री ने उनके लिए भी प्रार्थना की थी। अब इस मंदिर के शिला पूजन के मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां भी कही थी। उन्होंने कहा था कि इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दया निधान बाबा केदार जी का ये धाम निश्चित ही आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में न केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होगा। यह मंदिर श्रद्धा को जीवन से, मानव को महादेव से और समाज को अध्यात्म से और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने के एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में योगदान देगा। ये सीएम साहब ने अपने भाषण में बोला था। अब कट टू आज की डेट। आज खबर यह है कि दिल्ली में इस मंदिर को बनाने वालों ने एक पत्र जारी किया है। एक पत्र सामने आया है जिस पर यह लिखा गया है कि अब वो इस मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे। इससे पहले धाम शब्द को हटाया गया था और उससे भी पहले जब शुरू में विरोध शुरू हो रहा था तो मंदिर बनाने वाले ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए मंदिर तो हम बना करके ही रहेंगे। लेकिन उन्हें और सरकार को भी ये पता नहीं था कि ये करना उनके लिए बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। शायद उन्हें लग रहा था कि हिंदू और मंदिर वाला फैक्टर इससे उनके पक्ष में हो जाएगा। वैसे भी हमारी पार्टी हिंदुत्व की ब्रांड एम्बेसडर बनती फिरती ही है, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हो गया। केदारनाथ के लोग भड़क गए, तीर्थ पुरोहित भड़क गए, पंडा समाज भड़क गया, उत्तराखंड की जनता भड़क गई और सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा। विपक्ष ने केदारनाथ धाम के नाम से एक यात्रा निकाली। प्रतिष्ठा बचाने के लिए केदारनाथ उपचुनाव भी यहाँ पर होना था। फिर कहा गया कि कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि सरकार इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाएगी कि चारों धामों का नाम का दुरुपयोग न हो सके। अब खबर यह है कि केदारनाथ का मंदिर दिल्ली में नहीं बनेगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमन मित्तल की तरफ से उनके नाम से एक पत्र में कहा गया है कि अब हम इस विरोध के बाद मंदिर को नहीं बना रहे हैं। ऑनलाइन क्यूआर से चंदा लेने का काम भी बंद कर दिया गया है और ट्रस्ट को भी बंद करने का काम किया जा रहा है। आखिरी में लिखा है कि ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला के इस्तीफे के बाद हम आहत हुए कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं है। मतलब ट्रस्ट के लोग तो इसे दिल पर ले गए, नाराज हो गए। यहाँ पर ये किसी ने नहीं कहा कि मंदिर बनाना गलत है, बस धाम के नाम से कॉपी बनाने और उससे पैदा होने वाले कंफ्यूजन को लेकर के ही सवाल थे। ये मंदिर केदारनाथ धाम की फ्रेंचाइजी लग रहा था। बाकी आप मंदिर बनाइए, किसी दूसरे नाम से बनाइए और धूमधाम से बनाइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य रुका और राजनीति के धुरंधर पहुंच गए क्रेडिट लेने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि भाई हमने विरोध किया था, हमने यात्रा निकाली थी, हमने दबाव बनाया था।
और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की सख्ती के कारण दिल्ली में बनने वाले मंदिर का निर्माण रुका है। मुख्यमंत्री ने कानून बनाया है और विपक्ष सनातन का अपमान करती है। कभी कभी लगता है कि अगर किसी को कॉन्फिडेंस सीखना हो तो बीजेपी के नेताओं से सीखना चाहिए। जो काम उनके लोग शुरुआत में कर रहे थे उसको रोकने का क्रेडिट भी अब उनके ही नेता ले रहे हैं। खैर, ये मंदिर का निर्माण जो रोका गया है ये सही हुआ या गलत हुआ, आप कमेंट में बताइए। अभी गैरसैंण में उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन का विधानसभा का सत्र आयोजित किया था। इस सत्र पर अब गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनका एक रिएक्शन आया है, बल्कि एक नहीं, उन्होंने ज्यादा मुद्दों पर बात की है। गोदियाल का कहना है कि 3 दिन के इस विधानसभा सत्र की विवेचना होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या काम हुए हैं। सत्र को 3 दिन में ही समाप्त होना था, इसीलिए आपदा पर चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस के विधायक भी इस पर चर्चा करना चाहते थे, कुछ विधायक नाराज भी हैं। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जब सत्र खत्म होता है तो ज्यादातर विधायक नाराज होते हैं क्योंकि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखना चाहते हैं जिसका उन्हें वक्त नहीं मिल पाता। सरकार के साथ ही उन्होंने कांग्रेस के विधानमंडल दल से निवेदन किया कि अगली बार जब भी विधानसभा का सत्र हो तो कम से कम 15 दिनों का सत्र होना चाहिए, जिससे विधायक वहां पर अपनी बात रख सके। 70 विधायक सोचे, सबको मौका मिलना चाहिए। विधानसभा सत्र की सार्थकता ही तब है जब वहां पर चर्चा हो। 3 दिन में सत्र निपटाना तो सिर्फ और सिर्फ एक खानापूर्ति है। सरकार चर्चा से बचना चाहती है। अब इस सत्र में जो हासिल हुआ उस पर भी गोदियाल ने कहा कि 3 दिन में गैरसैंण से लौट जाना, वो भी एक उपलब्धि के साथ, और उपलब्धि भी ये कि विधायकों और पूर्व विधायकों की आय में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ गणेश गोदियाल ने कायदे से तो एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना न तो सत्ता पक्ष के लिए उचित है और न ही विपक्ष के लिए उचित है, यानी कि वो सैलरी बढ़ने पर अपनी ही पार्टी के विधायकों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और उन्हें नसीहत दे रहे हैं। गोदियाल ने कहा है कि ऐसा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि एक तरफ तो बहुत ही कम वेतन पर उत्तराखंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्हें पेयजल विभाग के एक ठेके पर काम करने वाला व्यक्ति मिला था जो कि 6000 रुपए वेतन पर कार्य कर रहा था। उपनल के कई सारे कर्मचारी हैं जो कि अल्प वेतन पर काम कर रहे हैं, वो भी सालों से कर रहे हैं, उनकी पूरी जिंदगी उसमें लग गई है। ऐसे में विधायक और पूर्व विधायकों की सुख सुविधाएं बढ़ाना उन लोगों को चिढ़ाने जैसा ही। हमने भी उस दिन अपने वीडियो में इन सब बातों पर डिटेल से बात की थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। गोदियाल ने यह भी कहा है कि जिस प्रदेश में एक तरफ आपदा की 5000 रुपए की आतुक सहायता मिलनी चाहिए थी और वो भी नहीं मिल पाई, प्रदेश में ऐसा होना गलत है। गोदियाल ने कहा कि यह भी सच है कि पैसा चाहिए होता है और राजनीति में तो नेताओं के खर्चे और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके लिए एक आयोग होना चाहिए जो तय करे कि सैलरी कैसे बढ़े। ऐसा न हो कि विधायक खुद ही अपनी सैलरी को बढ़ा रहे हैं। गोदियाल ने कहा है, बड़ा ऐलान किया है कि पूर्व विधायक के रूप में वो विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखेंगे और कहेंगे कि मुझे बढ़ा हुआ लाभ यानी कि बढ़ी हुई पेंशन नहीं चाहिए, यानी कि गणेश गोदियाल अपनी बढ़ी हुई पेंशन नहीं लेंगे। अब बहुत से लोग कमेंट में ये लिखेंगे कि ये तो एक राजनीतिक स्टंट है, नेता के तौर पर वो ये कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के लिए ही सही, बाकी नेता भी अपना दम दिखाएं और कह दें कि हम भी नहीं लेते बढ़ी हुई सैलरी या फिर बढ़ी हुई पेंशन। लेकिन मैं जानता हूं कि बाकी नेता ऐसा नहीं करेंगे। की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायक गणों का, पूर्व विधायक गणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। यहाँ जबकि एक और हमारे बहुत ही अल्प वेतन भोगी भाई आंदोलनरत हैं। अभी मैं 3 दिन पहले एक पेयजल विभाग के जल संस्थान के हमारे जो भाई हैं जो काम करते हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं या ठेकेदारों के अंदर वेतन लेते हैं, मुझे बता रहे थे कि 6000 और 7000 में वो नौकरी कर रहे हैं। जिस प्रदेश में 6000 और 7000 में परिवार पालने के लिए लोग बाध्य हों, ऐसे में जबकि मैंने जल संस्थान की बात की, उपनल के तमाम मुझे लगता है 25 से 30 हजार ऐसे कर्मचारी हैं जो बहुत ही अल्प वेतन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 15-20 साल जिनको नौकरी करते हो गए हैं। मैं समझता हूं कि उनका पूरी जिंदगी उनकी लग गई है और ऐसे में माननीय विधायकगण और पूर्व विधायकगणों का वेतन बढ़ा देना, मैं समझता हूं कि उन्हें चिढ़ाने जैसा है। जहां एक और आपदा में अभी तक जो एक 5000 की आतुक सहायता लोगों को मिलनी चाहिए थी, अब तक वो तक नहीं मिल पाई है जिस प्रदेश में, उस प्रदेश में इस प्रकार के कृत्य को मैं समझता हूं कि आम लोगों को चिढ़ाने जैसा है। जिस प्रकार से अन्य बातों को, अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए या इसके लिए कोई आयोग होता है, इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग माननीय विधायक गणों की तनख्वाह या उनकी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कोई आयोग बनना चाहिए। उनका सब कुछ छिन गया, उनको बांटने के लिए सरकार के पास पैसा न हो
ऐसे प्रदेश में पूर्व विधायक के रूप में जो बड़ा हुआ, जो मुझे पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बड़ा, मुझे भी बड़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं, जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। अच्छा, गोदियाल ने एक बात और बोली है, वो ये बात उन्होंने सीएम के उस बयान को लेकर के गई है जो सीएम ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर दिया था। सीएम ने कहा था कि ये दिखाता है कि कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से भी कई सवाल इस दौरान किए थे। अब गोदियाल इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आपके प्रदेश में लोग 6,000 रुपए, 8,000 रुपए पर नौकरी कर रहे हैं, लाखों परमानेंट होने की आस देख रहे हैं। आपके प्रदेश में आपदा से विभीषिका मची हुई है। ऐसे में आपको जनता ने जिस काम के लिए नियुक्त किया था या चुना था, आप वो छोड़कर बाकी सारी सगुफेबाजी कर रहे हैं। ये बातें गणेश गोदियाल ने कही हैं। उन्होंने शेख अब्दुल्ला का इतिहास बताया फिर गणेश गोदियाल ने कि विलय के समय उनके पास भारत और पाकिस्तान का ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने भारत को प्राथमिकता दी। ऐसे लोगों को आप आतंकवादी बोलते हो। आपने पीडीपी से गठबंधन किया तो वो ठीक था। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ का मंदिर क्यों बना, उस पर आपने आज तक माफी नहीं मांगी और बातें कर रहे हो आप जम्मू कश्मीर की। यानी कि गोदियाल का कहना यह था कि आप अपने प्रदेश की चिंता कीजिए, उसकी बजाय आप कभी कहते हैं कि बांग्लादेश के हाल देख करके आपको रात भर नींद नहीं आए, और कभी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करना गलत है। आपके ही मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनका ही एक बयान सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले चला, जिसमें वो कह रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर गए तो उन्हें एसएसपी ने कहा कि आज रात को आप जिस होटल में हैं कल वहां मत रुकिएगा, लगातार होटल बदलिएगा। सुरक्षा के ये हाल है। इतने साल के बावजूद भी आतंकवाद अभी भी कम नहीं हुआ है जम्मू कश्मीर से। ये आपके नेता खुद कह रहे हैं। ये गणेश गोदियाल के बयान थे। खैर, बाकी आपका इन मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।